लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था बच्चों? अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझा था, उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बच्चों हमने समझ लिया था कि फिनोटाइपिक रेशियो जो आता है वो F2 जनरेशन में 3:1 आता है और जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1। लेकिन मैंने एक बात कही थी, F1 में पूछा जाए तो ये 1:1 ही रहता है, क्योंकि एक ही टोल होता है और एक ही टी स्मॉल टी बनता है, तो वहां फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो 1 ही चलेगा F1 में। लेकिन F2 में हमने फिर से कहा था 3:1, 1:1 का रेशियो। फिर बच्चों हमने वहां समझा था कि जैसे जैसे हम सेल्फिंग कराते जाते हैं होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है, तो सेल्फिंग कराने पर होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। ये बातें हमने समझी थी। इसी में बच्चों अब नेक्स्ट आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अगर हम कंक्लूजन की बातें करें तो बेसिकली इनसे 3 कंक्लूजन दिए गए थे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में क्या किया गया, इनसे बच्चों 2 ही कंक्लूजन बना रखे और उन्हीं कंक्लूजन को उन्होंने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। यानी मेंडल के लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से केवल 2 ही लॉ दिए गए थे। इन लॉ में एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंसी और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वैसे 3 पोस्टुलेट थे, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही लिखे हैं, तो आप लोग तो उसी को फॉलो किया करो जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो एनसीईआरटी में वहां 2 लॉ दिए हैं, उन्हीं को हम समझेंगे। तो हम समझने जा रहे हैं कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन, और इन कंक्लूजन को लॉ में कन्वर्ट किया गया है और यहां से बनाए गए हैं 2 लॉज। इन 2 लॉ में सबसे पहले नंबर पे जो लॉ बनाया गया है फर्स्ट नंबर पे, और ये फर्स्ट नंबर पे बनाया गया है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी। अब बात आती है लॉ ऑफ डोमिनेंसी में क्या क्या कहा गया। लॉ ऑफ डोमिनेंसी में क्या कहा, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। एग्जाम में बच्चों एक क्वेश्चन यहां पर यही बनता है कि कौन सा स्टेटमेंट किस लॉ का है। तो आप लोगों को हर स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि किस लॉ में कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंसी का सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया गया, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यही था, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर होते। और हम सभी बच्चे जानते भी हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट टॉल है और मान लीजिए कोई प्लांट ड्वार्फ है, अगर ये प्लांट टॉल है और ये प्लांट ड्वार्फ है, तो इसको टॉल बनाने के लिए क्या इसके अंदर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा? अगर टॉल बना है तो वो अपने आप नहीं बना। प्लांट को टॉल बनाना, ड्वार्फ बनाना, इसके अंदर प्रेजेंट जीन के द्वारा होती है। अगर मान लीजिए टॉल बना है तो इसके अंदर जीन प्रेजेंट है कैपिटल टी, और अगर ये ड्वार्फ बना है तो इसके अंदर जीन प्रेजेंट है स्मॉल टी। ये जो टी स्मॉल टी है जिसे हम कहते हैं जीन, इन्हीं जीन को मेंडल ने क्या शब्द दिया था? फैक्टर। तो बताइए, यहां पर टोल बनाने के लिए क्या कैपिटल टी प्रेजेंट है और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए है, और ये कहलाते हैं फैक्टर। फिर मेंडल आगे सेकंड बात ये कहता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। फैक्टर जो प्रेजेंट होते हैं ये पेयर्स में होते हैं। पेयर से मतलब, मेरा मतलब ये है कि अगर ये टोल है तो इसको टोल बनाने के लिए इसके अंदर एक कैपिटल टी या स्मॉल टी कुछ और भी होगा, और ये टी जो है ये भी अपने आप में बन गया फैक्टर। बताओ कितने फैक्टर है? और 2 फैक्टर है तो दोनों को मिला के क्या बन गया? पेयर। तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या फैक्टर होते हैं, और फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में होते हैं। यहां पर भी अगर स्मॉल टी एक और है तो ये दोनों मिला के अपने आप में क्या बन जाएंगे? पेयर। तो ये बच्चों यहां पर ऐसे पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये बात तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी में कही गई थी। अब ये क्वेश्चन आएगा, फैक्टर पेयर की फॉर्म में है, कौन से लॉ में कहा गया? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी की बातें कर रहे हैं। 2 बातें मैंने समझा दी, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर है और फैक्टर हमेशा पेयर है। फिर आगे मेंडल ये कहता है कि अगर डिसिमिलर फैक्टर से, जैसे मान लीजिए यहां पर ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, इसका बच्चों हमने क्रॉस किया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किया, तो यहां पर F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। सभी बच्चे अच्छे से बताना, टी स्मॉल टी है सिमिलर फैक्टर या डिसिमिलर? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस? अब बच्चों यहां से टॉल का टी आया, यहां से ड्वार्फ का स्मॉल टी आया, तो यहां जो प्लांट बनना चाहिए था इसके हिसाब से टॉल, इसके हिसाब से ड्वार्फ, यानी देखा जाए तो यहां पर प्लांट बनना चाहिए था ना टॉल ना ड्वार्फ, क्या इंटरमीडिएट मिलना चाहिए? लेकिन यहां पर जब देखा गया तो ये प्लांट इंटरमीडिएट नहीं बनता और ये प्लांट यहां बन जाता है टॉल, बिल्कुल इसके जैसा है। तो बताओ यहां पर इस कैपिटल टी की चलिए स्मॉल टी, तो क्या ये कैपिटल टी ने अपने आप को शो किया? तो हेटेरोजाइगस में जो अपने आप को शो करेगा
हेटेरोजाइगस में जिसने अपने आप को शो किया वो फैक्टर बन जाता है डोमिनेंट फैक्टर, और जो अपने आप को शो नहीं कर पाया वो बन जाएगा रिसेसिव फैक्टर। मेंडल ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हेटेरोजाइगस में जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा और जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव होगा। ये बात बच्चों इन्होंने हेटेरोजाइगस के बेसिस पे की। अब मैं एक लाइन बोलता हूं, सोच समझ के सब आंसर देना। मैंने कहा सिमिलर फैक्टर में एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, क्या सही है? मैंने क्या बोला? सिमिलर फैक्टर। जैसे मैंने सिमिलर फैक्टर वर्ड लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी, सभी बच्चे बताओ सिमिलर डिसिमिलर, बताओ ये तो हो गया डोमिनेंट, ये अरे सिमिलर में तो दोनों ही डोमिनेंट होंगे, या हो सकता है ये बताओ सिमिलर डिसिमिलर, तो हो सकता है दोनों रिसेसिव हो। तो सिमिलर में या तो दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों रिसेसिव होंगे। ये डोमिनेंट रिसेसिव की बात कब करना है? जब फैक्टर डिसिमिलर, तो समझे? तो बताओ डिसिमिलर फैक्टर में से जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो रिसेसिव। ये बात हमें बताना है डिसिमिलर फैक्टर में से। अब बच्चों मेंडल ने ये बात कह तो दी कि डिसिमिलर में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, लेकिन ये मेंडल की बात हमेशा अप्लाई नहीं होती। ये बात हमेशा अप्लाई नहीं होती। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ये लॉ फेल हो जाता है। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंसी हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कुछ केसेस में ये लॉ फेल हो जाता है, और ये लॉ फेल होता है दो केस में। इन दो केस में सबसे पहला केस आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा आता है कोडोमिनेंस। आगे बच्चों डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कोडोमिनेंसी दोनों हम पढ़ेंगे। बस एक हल्का सा पॉइंट समझ लो। मान लीजिए मैंने यहां पर एक अली लिखा A1, एक लिखा A2, बताओ होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? अरे हेटेरोजाइगस ये मेंडल ने कहा हेटेरोजाइगस में एक तो दूसरा, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये फैक्टर भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है। क्या दोनों डोमिनेंट हो गए? मेंडल तो कहता था इनमें से एक डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी दोनों ही डोमिनेंट हो जाते हैं। मतलब मेंडल की बात सही नहीं होती, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हो गए। इसी कंसेप्ट को नाम दिया जाता है कोडोमिनेंसी। यानी जब जब कोडोमिनेंसी होगी मेंडल का ये लोग फेल हो जाएगा। इसी तरह से आगे बच्चों हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को पढ़ेंगे। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा में फ्लावर कलर रेड होते हैं और व्हाइट होते हैं। जीनोटाइप आर स्मॉल आर स्मॉल आर, शायद आप लोग को याद भी हो, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराते। ध्यान सुनना, मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल की बात कर रहा हूं, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या यहां रेड आना चाहिए? जो डोमिनेंट होगा वो आना चाहिए। लेकिन मिराबिलस जलापा में फ्लावर कलर में रेड नहीं आता, कौन सा कलर आता है? पिंक। आना क्या चाहिए था? आता क्या है? ये पिंक इसलिए आ जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से डोमिनेंट, और पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंट। और जब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आई, पिंक कलर जैसे ही आया, मेंडल का लॉ फेल हो गया। तो बताओ मेंडल का लॉ कब तक अप्लाई है? जब तक कि हेटेरोजाइगस में से केवल एक एक्सप्रेस होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं और कभी कभी एक भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं होता, और जब जब ये कंडीशन आती है मेंडल का ये लॉ फेल होगा। तो क्वेश्चन आता है क्या लॉ ऑफ डोमिनेंसी यूनिवर्सल है? ये यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह अप्लाई नहीं होता। बात समझ में? अच्छा, कौन से लॉ में कहा गया कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें यह भी कहा गया क्या फैक्टर पेयर की फॉर्म में होते हैं, और डिसिमिलर फैक्टर में से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ये बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंसी के पॉइंट थे। लॉ ऑफ डोमिनेंसी से खास बात यह है कि हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि F1 जनरेशन में कोई एक एक्सप्रेस होता है। ध्यान दीजिए, क्या यहां पर टी से तो टोल आना चाहिए, स्मॉल टी से ड्वार्फ आना चाहिए, लेकिन क्या प्लांट टोल बनता है? तो बताओ दोनों में से क्या कोई एक एक्सप्रेस हुआ? तो F1 में एक का एक्सप्रेस होना ये कौन से लॉ से एक्सप्लेन है? डोमिनेंसी। तो डोमिनेंसी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि हेटेरोजाइगस में F1 में कोई एक ही एक्सप्रेस होता है, दोनों एक्सप्रेस नहीं होते। अच्छा, F2 में मैं आपसे पूछता डायरेक्टली, F1 से F2 में पूछता, बताओ कौन कौन आएंगे? क्या टोल और ड्रॉप दोनों आएंगे? तो F2 में तो दोनों आ जाते हैं, लेकिन F1 में केवल टोल ही आता है। तो F1 में टोल का आना ये कौन से लॉ की वजह से होता है? डोमिनेंसी, क्योंकि इसने अपनी डोमिनेंसी शो की तभी तो टोल आया।
तो F1 में एक का शो होना, ये सब कुछ डोमिनेंसी की वजह से शो होता है। यही डोमिनेंसी F1 जनरेशन में 3:1 रेशो को भी एक्सप्लेन करती है। कैसे करती है इसको मैं थोड़ी देर बाद अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले मैं एक लॉ और ले लेता हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को बच्चों एक नाम और दिया जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहे या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहे, बात देखिए। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा गया था, इसके बारे में बच्चों समझते हैं। यहां पर आप लोग सभी जानते हैं, इसमें सबसे पहले मैंने एक प्लांट बनाया और ये प्लांट हेट्रोजाइगस है। बताइए, कैपिटल टी स्मॉल टी है, प्योर इम्प्योर, हाँ, सिमिलर डिसिमिलर। अब बताइए, क्या इसमें दो एलील दिख रहे हैं? एक कैपिटल टी दिख रहा है, एक स्मॉल टी दिख रहा है। कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है। अब बच्चों मेंडल ने सबसे पहली बात यह कही सेग्रीगेशन में कि ये जो दोनों फैक्टर है टी स्मॉल टी, ये फैक्टर कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मतलब कभी भी मिक्सिंग नहीं होती। क्या ये दोनों फैक्टर आपको अलग अलग दिख रहे हैं? जब आज से 10 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या ये टी स्मॉल टी अलग दिखेंगे? चलिए 50 दिन बाद पूछता तो अलग। मतलब ये फैक्टर आज अलग है, 10 दिन बाद अलग, 50 दिन बाद अलग, कभी भी ये मिक्स नहीं होते। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों मिक्स होकर टी डैश बना ले, ऐसा कभी नहीं होता। बताइए, क्या कभी भी ब्लेंडिंग होती है? तो सबसे मेन पॉइंट, कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती। कौन से लॉ में कहा गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्वेश्चन आएगा बेटे, कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, कौन से लॉ में कहा गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पहला तो ये कहा कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, ब्लेंडिंग होती नहीं, ब्लेंड नहीं होते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दोनों फैक्टर है, अभी तो आपको साथ दिख रहे हैं, एक ही सेल में दिख रहे हैं, लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और ऐसे अलग होंगे कि इस गैमीट में मान लो कैपिटल टी चला गया तो स्मॉल टी नहीं जाएगा, और इधर स्मॉल टी चला गया तो कैपिटल टी। तो बताओ, गैमीट बनाते टाइम ये दोनों क्या आगे जाके अलग हो गए? ये अलग अलग होना, इसी को नाम दिया जाता है सेग्रीगेशन। इसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। तो बताइए, गैमीट बनाते टाइम क्या दोनों अलग अलग हो जाते? और ये अलग अलग होना क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का सिंपल मतलब सेपरेट होना। तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब एक बात नोटिस करिएगा, ये जो प्लांट है, क्या ये प्लांट इम्प्योर है? अरे बोलो, टी स्मॉल टी है मतलब क्या है? इम्प्योर। सोच समझ के जवाब देना। ये गैमीट प्योर इम्प्योर, क्योंकि एक ही एलील है तो प्योर है। बताओ इसमें कितना एलील है? तो क्या ये भी प्योर है? तो बताओ ऑर्गेनिज्म के साथ, लेकिन गैमीट कैसे? तो क्या गैमीट हमेशा प्योर होते हैं? इसी बेसिस पे नाम दिया गया लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। अरे बात समझ में कि गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं? प्योर। मेरा क्वेश्चन आपसे, गैमीट हमेशा प्योर क्यों होते? हाँ, क्योंकि उनके अंदर केवल एक ही एलील होता है। सेग्रीगेशन की वजह से उसमें एक ही एलील होता है और एक एलील होने की वजह से वो प्योर होते हैं। फिर सुनना, क्या ऑर्गेनिज्म इंप्योर हो सकता है? ऑर्गेनिज्म इंप्योर हो सकता है, लेकिन बनने वाले गैमीट हमेशा प्योर ही होते हैं। और हमेशा प्योर क्यों होते हैं? एक ही एलील होता है, तो एक एलील होने की वजह से गैमीट हमेशा प्योर होते हैं। मेंडल की ये जो बात है कि गैमीट हमेशा प्योर होते हैं, एक ही एलील होते हैं, सेग्रीगेशन होता है, ये बात हर जगह अप्लाई है। हर जगह अप्लाई है मतलब ये लॉ यूनिवर्सल है, कहीं भी देखो हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन एक गलती के टाइम पर ये लॉ फेल हो जाता है, और वो जो गलती होती है उस गलती को कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन। तो जब जब नॉन डिसजंक्शन होती है, गलती होती है, ये लॉ ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। अब ये गलती कैसे होती है समझिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर सेल के अंदर ये एक क्रोमोसोम बनाया और ये क्रोमोसोम बनाया, इस पर लिखा कैपिटल टी, इस पर लिखा स्मॉल टी। ये क्रोमोसोम मान लेते हैं 1 1। मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने अरेंज होना चाहिए? और याद ना, मैंने सिखाया था टाइमोलॉजी के टाइम पे, होमोलोगस कैसे होना चाहिए? आमने सामने। जब यहां से गैमीट बनेंगे, सोच समझ के बताना, इधर से जब गैमीट बनेंगे इस सेल के अंदर, क्या कैपिटल टी चला जाएगा?
ये ऊपर चला गया इस सेल के अंदर, बताओ इस सेल में क्या चला जाएगा? अब बताओ क्या प्रॉपर तरीके से अलग हुए? ये प्रॉपर अलग होना क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन। एक नाम और बोलो, डिसजंक्शन। सेग्रीगेशन का दूसरा नाम डिसजंक्शन। ये तो नॉर्मल फिनोमिना है जो हम सब में होती ही है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि कभी कभी यहां पर ये कैपिटल टी तो यहां लगा था, अब सब बताना स्मॉल टी क्या इसके सामने लगना चाहिए? अरे टी यहां है तो स्मॉल टी सामने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्मॉल टी गलती से यहां लग गया। अब बताओ ये दोनों के दोनों क्या ऊपर चले जाएंगे? सोच समझ के बताना, इस गैमिट में क्या कैपिटल टी आया, इसमें स्मॉल टी भी आया, और इधर वाले गैमिट में क्या गया? कुछ नहीं। बताइए क्या प्रॉपर अलग हुए? क्या कोई गलती हो गई? गलती का नाम बोलो, नॉन डिसजंक्शन। अब सोच समझ के बताना, नॉर्मली क्या गैमिट्स प्योर होते हैं? लेकिन यहां पर गैमिट प्योर नहीं है, इम्प्योर है। मतलब मेंडल की ये बात यहां आकर फेल हो जाती है, क्योंकि यहां पर गैमिट इम्प्योर हो जाते हैं, एक ही गैमिट में दो दो एलील मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल का ये लॉ हमेशा अप्लाई होता है, लेकिन इस गलती के टाइम पर ये लॉ फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा लॉ यूनिवर्सल है? सेग्रीगेशन। लेकिन ये लोग किस मिस्टेक के टाइम पर गलत हो जाते? तो जब जब नॉन डिसजंक्शन होंगी, ये दोनों एक साइड जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये लोग क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और ये होता नहीं है। जब जब ये प्रॉब्लम होती है, इससे तो बच्चों प्रॉब्लम ही आती है, क्योंकि इसी की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे बच्चों इसी गलती की वजह से होता है। तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना नहीं है। नॉर्मल फिनोमिना ये है, तो नॉर्मल ये लो अप्लाई होता है। ये जितनी बातें मैंने आपको समझाई, इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, कर लोगे? अच्छे से बताना, कौन से लो में कहा गया फैक्टर पेयर की फॉर्म में? कौन से लो में कहा गया फैक्टर सेपरेट होते? कौन से लो में कहा ब्लेंडिंग नहीं होती? कौन से लो में कहा गया डिसिमिलर में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव? लॉ ऑफ, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है कि F1 में एक ही कैरेक्टर आएगा? F1 में कोई एक ही ट्रेट आएगा, डोमिनेंट। अरे डोमिनेंसी की वजह से तो आया। अगर डोमिनेंसी नहीं होती तो यहां पर टी भी आता और स्मॉल टी भी आता। अरे बात समझ में? तो इसमें पहले कुछ बातें लिख लो, फिर मैं आपको एक दो पॉइंटर समझाता हूं। अच्छा क्वेश्चन आए, मोनोहाइब्रिड के बेसिस पर मेंडल ने कितने लॉ दिए? दो ही बताना है। एक लॉ और पढ़ते कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो मोनोहाइब्रिड पे बेस्ड नहीं है, वो डायहाइब्रिड पे बेस्ड होता है। लिखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड कोर्स पढ़ रहे हैं हम। लॉ ऑफ डोमिनेंसी देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, first point, character is controlled by, character is controlled by a discrete unit. Character is controlled by a discrete unit called factor. Character is controlled by a discrete unit called factor. Discrete का मतलब सेपरेट। एनसीईआरटी में यही वर्ड लिखा है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट, मिक्स नहीं होती। discrete unit called factor. Second, factors occur, factors occur in the form of pairs. Factors occur in the form of pairs. और तीसरा, in dissimilar factors, in dissimilar factors, one factor show, in dissimilar factors, one factor show their expression, one factor show their expression called dominant factor, one factor show their expression called dominant factor, and which one is not show, and which one is not show called recessive factor, called recessive factor.
आगे लिखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंसी एक्सप्लेन पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंसी एक्सप्लेन, पहला पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, ब्रैकेट में ट्रेट, ट्रेट लिखना ज्यादा सही होता है लेकिन एनसीईआरटी में क्या कैरेक्टर लिखना है, एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर ब्रैकेट में ट्रेट इन F1 generation and expression of both and expression of both in F2 generation, expression of one character in F1 generation and expression of both in F2 generation। ऐसे लाइनें आएगी, दोनों कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होना, F1 में एक का एक्सप्रेशन होना, कौन से लॉ से एक्सप्लेन होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इसमें एक पॉइंट और लिखो, एनसीईआरटी में लिखा है तो लिखो इसको, this law also explain 3:1 ratio, this law also explain 3:1 ratio in F2 generation, this law also explain 3:1 ratio in F2 generation। F2 में कौन से रेशियो का आना, 3:1 का आना, ये सब किसकी वजह से होता है, डोमिनेंसी। क्यों होता है इसको समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में। आगे लिखिए, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, एक्सेप्शन, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सल एक्सेप्शन, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और दूसरा कोडोमिनेंसी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी का ही एक नाम हो, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। when two dissimilar factor when two dissimilar factors present in an organism, when two dissimilar factors present in an organism, then पहला point, factors never show any blending, factors never show any blending, factors never show any blending। और दूसरा, at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, both factors separate in such a way by this one gamete receive only one factor, one gamete receive only one factor, so gametes are always pure, so gametes are always pure। क्लियर, इसको ऐसे बना भी लो ना, टी स्मॉल टी सेग्रीगेशन होता है, एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी। अच्छा, क्वेश्चन आता है,
टी स्मॉल टी में से इस कैपिटल टी बनने के चांस क्या 50% आ जाएगा? बताओ, इसके बनने के चांस 50%। तो एनसीईआरटी पढ़ो कैसे मिलेगा कि टी स्मॉल टी में से कैपिटल टी आने के चांस 50%, 50%। दो गैमेट बन रहे हैं तो 50-50 बनने के चांस दोनों के। और गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? प्योर। बताओ प्योर क्यों होते हैं? एक ही एलील होता है। क्या ऑर्गेनिज्म इम्प्योर होता है? लेकिन बनने वाले गैमेट्स तो हमेशा प्योर ही होते हैं। क्लियर हुआ था? आगे लिखिए नहीं। अंडर नॉर्मल कंडीशन, under normal condition, this law is universal. Under normal condition, this law is universal. Rare exception, बताओ कौन है? Non disjunction. Non disjunction. अब ध्यान दीजिए, F2 जनरेशन में क्या 3:1 रेशियो आता है? 3 तो टॉल बनते हैं, एक द्वार बनता है। अब ये 3:1 रेशियो किसकी वजह से आता है? आइए इस बात को समझे। ये बच्चों F1 का हमने F1 से क्रॉस किया। F1 का जीनोटाइप सबको याद है, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया। जब यहाँ पे क्रॉस कराते हैं, सबसे पहले ये दोनों फैक्टर अलग होते हैं। एक हो जाता है कैपिटल टी अलग और दूसरा हो जाता है स्मॉल टी। क्या ये दोनों अलग अलग हो गए? अरे बोलो, कौन सा लॉ फॉलो हुआ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां पर बच्चों चला सेग्रीगेशन। बताइए, इधर से भी ये दोनों अलग अलग हुए, कौन सा लॉ? और जब इन सबको आपस में अरेंज कर ले, क्या 4 का चेकरबोर्ड बन जाएगा? अब इधर से टी 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 स्मॉल टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां से देखिए, क्या यहां से स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ? इधर से स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ। और जैसे ये दोनों स्मॉल टी साथ में आए, ये प्लांट यहां बन गया ड्वार्फ। तो इस ड्वार्फ को लाने में देखा जाए तो सेग्रीगेशन का ही रोल, क्योंकि यहां से स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ, यहां से स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ, बस आपस में मर्ज हो गए तो ड्वार्फ आ गया। डोमिनेंसी का रोल नहीं है। डोमिनेंसी तो तब काम आती है जब डिसिमिलर फैक्टर्स। यहां तो सिमिलर फैक्टर ही है, क्या इसमें डोमिनेंसी काम आती है? तो बताओ, इस ड्वार्फ को लाने के पीछे रीजन सेग्रीगेशन या डोमिनेंसी? तो ये जो 1 आया है, ये 1 किसकी वजह से आया? सेग्रीगेशन। अब सही बच्चे होता ना, ये प्लांट तो जानते हो आप लोग टॉल ही होगा, लेकिन यहां पर ये तो है टॉल, ये, लेकिन प्लांट कैसा बना? अब मैं नहीं बताऊं किसकी वजह से। क्या यहां डोमिनेंसी काम आई? मतलब इसको टॉल बनाने में किसका रोल है? डोमिनेंसी। इधर भी, यहां पर भी टॉल बना, किसकी वजह से? तो बताओ, डोमिनेंसी की वजह से टोटल टोल कितने हो? तो इन टोल को 3 बनाने में किसका रोल है? डोमिनेंसी। तो इन टोल को 3 करने में मेन रोल डोमिनेंसी का है। तो क्या 3:1 में डोमिनेंसी काम आई? क्या सेग्रीगेशन भी काम आया? तो हम कहेंगे डोमिनेंसी प्लस सेग्रीगेशन दोनों की वजह से 3:1। अरे कुछ समझ में आया? डोमिनेंसी प्लस सेग्रीगेशन दोनों की वजह से रेशियो क्या आता है? 3:1। तो 3:1 लाने में डोमिनेंसी का भी रोल है और सेग्रीगेशन का भी रोल। जरा सोचिए, इमेजिन करिए, अगर ये डोमिनेंसी काम नहीं करती, डोमिनेंसी काम नहीं करती तो रेशियो 3:1 आता ही नहीं। ये रेशियो चेंज होके आ जाता 1:2:1। जरा एम भी समझे। मान लीजिए ये प्लांट तो बन गया टॉल और ये बन गया ड्वार्फ। ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। अब बताओ, ये डोमिनेंसी काम नहीं करती, तो बताइए, ये तो चाहता टॉल लाना, ये चाहता, तो हाइट जो आती इन दोनों के बीच की आती, बीच की आती, मतलब क्या बनता? इंटरमीडिएट। बताओ ये कौन सा बनता? तो अब आप बताना, टोल कितने बनते? इंटरमीडिएट। और ये क्या रेशियो 1:1 आ जाता? लेकिन रेशियो 1:1 ना आकर 3:1 आया, किसकी वजह से? डोमिनेंसी की वजह। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा। जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को डोमिनेंसी पढ़ेंगे, वहां डोमिनेंसी अप्लाई नहीं होती। और जब डोमिनेंसी अप्लाई नहीं होती है तो रेशियो 3:1 नहीं आता, कौन सा आता है? 1:2:1। मैं आपसे आगे पूछूंगा, डोमिनेंसी अप्लाई नहीं है, रेशियो बोलो 1:2:1। डोमिनेंसी अप्लाई है 3:1। अरे बात समझ में? एक लाइन में लिखिएगा, इन F2 जनरेशन, in F2 generation, 3:1 ratio, in F2 generation, 3:1 ratio obtained by
3:1 रेशियो ऑब्टेन बाय, पहला डोमिनेंसी और दूसरा सेग्रीगेशन। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में किस में लिखा है डोमिनेंसी? तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3:1 एक्सप्लेन बाय, आंसर डोमिनेंसी लगा के आ जाना, बिल्कुल डोमिनेंसी लगा देना, क्योंकि हम तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में डोमिनेंसी लिखा है तो हम भी डोमिनेंसी लगा देंगे। क्लियर? कुछ बुक में सेग्रीगेशन को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हमारे लिए तो एक ही बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने कहा डोमिनेंसी तो हमने भी कह दिया डोमिनेंसी। क्लियर? अच्छा, ड्वार्फ प्लांट आने का पीछे रीजन सेग्रीगेशन, तो ये पॉइंट भी लिख लो। इन F2 जनरेशन dwarf plant is obtained due to क्या आएगा आंसर? सेग्रीगेशन, क्योंकि ड्वार्फ लाने में डोमिनेंसी का कोई रोल नहीं। ड्वार्फ आने के पीछे रीजन तो सेग्रीगेशन। समझ गए? अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, कर लोगे? ये तो मैं अभी तक आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहा था। अब बच्चों हम लेते हैं कुछ इसका न्यूमेरिकल सेक्शन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, आइए उनके बारे में समझें। लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और आते भी एग्जाम में यही है। ज्यादा भारी भरकम क्रॉस आज के टाइम पे एग्जाम में नहीं आ रहे, आप भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा पेपर टफ नहीं बन रहा है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल मोनोहाइब्रिड बेस पे आते हैं। तो मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन भी बहुत आसानी होते हैं, लेकिन आंसर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका तो क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाता है। आप में से आंसर नहीं बोलना है जब तक मैं नहीं पूछूं। क्लियर? लिखिए, एन इम्प्योर टॉल pea plant is crossed with dwarf plant, and produce 200 offspring, find out number of plant have पहला impure tall phenotype और दूसरा tall phenotype और तीसरा प्योर फिनोटाइप। प्योर, मैंने प्योर टॉल ड्वार्फ कुछ लिखा, बस प्योर पूछा। आ गया होगा आंसर तक तो? हाँ, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यहां पर जीनोटाइप सही लिखो और क्रॉस करा दो। इम्प्योर टॉल का हम ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा। इम्प्योर टॉल जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी क्या क्रॉस करा सकते हो? जब यहां से क्रॉस करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से आ जाएगा स्मॉल टी। सोल्व करके देखिए तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। आप सभी बच्चे बताइएगा, ये वाला प्लांट टॉल और ये बन गया ड्वार्फ।
अब जो जो पूछा गया उसका आंसर देते जाओ। इम्प्योर टोल कितने? हाँ बताओ, इम्प्योर टोल क्या एक है? एक है, कितने में से? दो। टोटल प्लांट कितने हैं? 200। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। चलिए, टोल फिनोटाइप, यहाँ टोल भी एक ही दिख रहा है, तो 1/2 इंटू 100 क्या आंसर आ जाएगा? 200। आंसर क्या आ जाएगा? 100। प्योर फिनोटाइप, हाँ, प्योर का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस। क्या ये होमोजाइगस है? तो प्योर वाले आ जाएंगे 1/2 इंटू 200। आंसर क्या हो जाएगा? 100। तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, 100 100 100। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। लिखिए, what will be the what will be the genotype of what will be the genotype of parental plant? What will be the genotype of parental plant if they have 44 tall and 15 dwarf offspring? If they have 44 tall and 15 dwarf offspring, 44 tall and 15 dwarf offspring, उसमें पहला ऑप्शन कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, दूसरा टी स्मॉल टी क्रॉस विथ टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, और चौथा स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। आंसर नहीं बोलना है। आगे आंसर क्या आएगा? हाँ, समझ गए? बताइए, टॉल और ड्वार्फ में रेशियो हमें 15:44, मतलब क्या रेशियो है? 3:1। अब आप सोचते हैं सर 15 इंटू 3 तो 45 होता है। 44 है, एक हाथ कम ज्यादा हो सकता है ना? हाँ, एक तो गाय खा जाती है ना, तो रेशियो थोड़ा बहुत अप्रोक्स चलता है। अब इसमें से आपको 3:1 चाहिए, इसको सोल्व करोगे तो इसको जब सोल्व करोगे टी स्मॉल टी इधर से स्मॉल टी, तो यहां पर बन गया टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। बताओ, ये प्लांट टॉल और ये बन गया ड्वार्फ, तो आ तो गया टॉल ड्वार्फ। लेकिन क्या ये टॉल वर्सेस ड्वार्फ 1:1 आया? हमें 1:1 नहीं चाहिए, हमें तो 3:1 चाहिए, तो ये तो हटाई दो। इस वाले को सोल्व करो। जब भी बच्चों दोनों जगह हेट्रोजाइगस है तो चेकर बोर्ड हमेशा 4 का बनेगा, और ये 4 में टी 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 स्मॉल टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 3 तो हो जाएंगे टॉल और ये बन जाएगा ड्वार्फ। रेशियो बन जाएगा 3:1। क्या आ गया? तो आंसर तो यही सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ऑल टॉल आ जाएंगे? और इधर से स्मॉल टी ऑल ड्वार्फ आ जाएंगे। तो आंसर तो हमारा यही। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता और मैं कहता 98 टॉल बने हैं और 99 ड्वार्फ बने। हाँ, क्या आंसर 1:1 का आ रहा है? तो 1:1 यहां आ रहा है, तो फिर फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आंसर चेंज हो जाता है। क्लियर? तो जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से आपको सोल्व करना, और एग्जाम में आता भी यही है बेटे। इसी तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी में ही अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए? क्या 7 में से हमने केवल हाइट को सिखाया? इन हाइट के अलावा दूसरा कैरेक्टर आजा कर लोगे? बिल्कुल आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन वो बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दूसरा भी लीजिएगा, देखिए। अ प्योर अ प्योर वॉयलेट फ्लावर टी प्लांट is crossed with white flowered plant. Pure violet flower plant is crossed with white flower plant.
and produce thousand offspring in F2 generation. Produce thousand offspring in F2 generation. How many of them are? पहला, pure flower. दूसरा violet flower. सोल्व कर। आंसर आ भी क्या होगा? हाँ, इन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है, फटाफट प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपको। आगे आंसर, प्योर कितने बने? 500 और वॉयलेट 750। ये आंसर है। चलिए चेक करते हैं जिसका आंसर नहीं है। प्योर वॉयलेट बताओ, जीनोटाइप कैपिटल W कैपिटल W। इवन आप कैपिटल V भी ले सकते हैं, कैपिटल P कुछ भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। समझाने के लिए मैंने WW लिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वॉयलेट को W से इंडिकेट किया, इसलिए मैंने वही ले लिया। वॉइड के लिए यहां पर ले लिया स्मॉल w। अच्छा, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो यहां बनेगा कैपिटल W स्मॉल w। अच्छा, यहां पर W स्मॉल w में से W की चलेगी, बताओ कौन सा कलर आ जाएगा? तो आंसर तो वॉयलेट आएगा। बताइए ये कौन सी जनरेशन है? F1। क्या क्वेश्चन में F2 लिखा है? तो हमें जाना है। अगर मैं उस क्वेश्चन में से F2 कट कर दूं तो आंसर यही खत्म है। ये बात ध्यान सुनो, बच्चे इसमें बहुत परेशान रहते हैं कि सर F1 में निकाले, F2 में लिखा है। जैसा क्वेश्चन में कहा है, अगर क्वेश्चन में F2 का है तो F2 में जाएंगे, और क्वेश्चन में F2 का नाम ही नहीं है तब तो फिर आप यहीं पे डायरेक्ट सोल्व करें। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर इसकी करा देंगे सेल्फिंग। जब सेल्फिंग कराएंगे तो W स्मॉल w क्रॉस विथ W स्मॉल w, और चार का बड़े इजीली चेकर बोर्ड बना सकते हो, जो बनेगा WW W स्मॉल w W स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w। अब इनमें से मैंने पूछा प्योर कितने? प्योर मतलब होमोजाइगस। क्या ये प्योर है और ये प्योर है? तो बताइए, प्योर टोटल बने हैं 2 आउट ऑफ 4, टोटल प्लांट है 1000। सोल्व करोगे तो आंसर आ गया 500। अगले नंबर पूछा मैंने वॉयलेट कितने? अच्छा, वॉयलेट कितने? क्या ये वॉयलेट है, ये वॉयलेट और ये वॉयलेट, तो ये तीनों यहां पर वॉयलेट है, तो वॉयलेट की नंबर आ जाएगी 3 आउट ऑफ 4। टोटल प्लांट 1000 है, और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, ये तो बच्चों मैंने वॉयलेट फ्लावर लिया। हो सकता है आपसे एग्जाम में वो सीड कलर का ले ले, सीड शेप का ले ले, कोई भी पूछा जा सकता है, और किसी भी तरह का वो एग्जाम में टॉस दे सकता है। इसी जेनेटिक्स को अगर हम ह्यूमन पर अप्लाई करें, कर सकते हैं। मैंने आपको ह्यूमन के जेनेटिक्स में कुछ नहीं समझाया, लेकिन क्वेश्चन तो आता है, लिखिए। और आप क्वेश्चन के आंसर भी दोगे बेटा, क्योंकि तरीका सब सेम है। ऐसा नहीं कि प्लांट की जेनेटिक्स अलग है, एनिमल की अलग है, जेनेटिक्स तो वही है। एनिमल प्लांट सबके लिए कॉमन ही होती है। मतलब जेनेटिक्स जो पार्ट है ये बॉटनी में भी आ जाता है और जूलॉजी में भी आता है, इसलिए इसके क्वेश्चन दोनों में मिलेंगे आपको, दोनों सेक्शन ए भी, मतलब बॉटनी वाले पार्ट में भी और जूलॉजी वाले पार्ट में। लिखिए, इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर, इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर is dominant over, brown eye color is dominant over blue eye color, brown eye color is dominant over blue. What will be the genotype of
what will be the genotype of brown eyed parents if they have blue eyed child. ऑप्शन देते हैं। पहला कैपिटल बी क्रॉस विथ स्मॉल बी दूसरा बी स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल बी तीसरा बी स्मॉल बी क्रॉस विथ बी स्मॉल बी और चौथा स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल बी। सोच समझ के आंसर देना, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, दिमाग लगाओ। आगे होगा आंसर तक। क्या आंसर है? सेकंड थर्ड? ओनली थर्ड। हाँ, सेकंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये समझते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ब्राउन आइट पेरेंट है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा समझिए। ब्राउन को हमने कैपिटल बी से लिया, ब्लू को हमने स्मॉल बी से लिया। अब यहाँ दो अलील हैं तो पॉसिबल जीनोटाइप 3 हो सकते हैं। यहाँ जो जीनोटाइप आएगा इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी 3 जीनोटाइप है। बताइए यहाँ कलर ब्राउन, बताओ बी स्मॉल बी में ब्राउन ही बनेगा क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है, और स्मॉल बी में आ जाएगा ब्लू कलर। अब जो क्वेश्चन में कहा गया उसको सोल्व कर लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक आ गया दोनों पेरेंट्स कौन से आई कलर वाले। क्या क्वेश्चन में ब्राउन लिखा है तो हमें भी ब्राउन ही लेना है। दोनों ही पेरेंट्स ब्राउन आइड है। अच्छा ब्राउन आइड है तो इनके जीनोटाइप दो हो सकते हैं, या तो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल। भाई ब्राउन है तो ब्राउन की ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा सही है इसका पता करने के लिए आपको दो हिंट दे सकते हैं। या तो इनके बच्चों से हिंट दिया जाता है या इनके भी पेरेंट्स से हिंट देते हैं। कुछ क्वेश्चन में मैं इनके पेरेंट्स से दिलाऊंगा, कुछ क्वेश्चन में इनके बच्चों से भी दिलाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, इनका जो बच्चा है कौन सा है, ब्लू आइड। जीनोटाइप बोलो बच्चों, स्मॉल बी आप सभी जानते हैं। दोनों स्मॉल बी क्या फादर से आते हैं, मदर से आते हैं? तो फिर एक फादर से एक मदर से, तो क्या यहां से स्मॉल बी पहुंचा होगा? ये नहीं हो सकता। और यहां से भी स्मॉल बी पहुंचा होगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉल बी होगा तभी ब्लू वाला बच्चा बन सकता है। तो बताइए आंसर क्या बनेगा? बी स्मॉल बी। अच्छा ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन ये तो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स का आई कलर कौन सा दिया है, ब्राउन दिया है। सेकंड आंसर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया था कि आप कंफ्यूज हो। आंसर इसमें ओनली थर्ड ही है ना, सेकंड नहीं। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा अब ये आपको सबको याद भी रखना है कौन सा कलर डोमिनेट होता है, ब्राउन या ब्लू। अब ये बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा ना, ये अपने आप को समझदारी दिखानी है। आंसर यही रहेगा, ब्राउन डोमिनेट। लिखिए अ ब्राउन आइड मेल a brown eyed male has blue eyed mother. This male is this male is married with brown eyed female. This male is married with the brown eyed female whose mother also have
blue eyed, whose mother also have blue eyed. Find out percentage of their child. Find out percentage of their child have heterozygous brown eye. आंसर नहीं बोलना है, हेट्रोजाइगस ब्राउन आई. आगे आंसर, क्या आंसर आ रहा है? 50%. 50% आ रहा होगा. इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, बस यहाँ पर जीनोटाइप लिखना आना चाहिए. बाकी क्रॉस करके सोल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं. इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने का पर्पस एक ही है. ब्राउन है तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल. अच्छा, फीमेल भी ब्राउन आइड है तो बी स्मॉल बी. अब कौन सा सही है? हिंट दे रखी है. हिंट ये दिया कि इनकी मदर ब्लू आइड है, मतलब स्मॉल बी स्मॉल बी. अब यहां से एक ने एक स्मॉल बी तो यहां पहुंचेगा, तो ये नहीं हो सकता. अच्छा, मदर, इनकी मदर भी ब्लू आइड है तो यहां पर एक स्मॉल बी यहां आएगा, तो ये नहीं हो सकता. अब बच्चों क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा. इधर से बी स्मॉल बी, इधर से बी स्मॉल बी, सोल्व करोगे चेकर बोर्ड 4 का बनेंगे. दोनों तरफ हेटेरोजाइगस तो 4 का चेकर बोर्ड बना दिया करो. कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी. अच्छा, कलर यहां बनेगा ब्राउन 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 और ब्लू. मैंने कौन सा पूछा आपसे? हेट्रोजाइगस ब्राउन पूछा है. ब्राउन में भी हेट्रोजाइगस ब्राउन पूछा है. अच्छा, ये तो हो नहीं सकता. क्यों? होमोजाइगस है. तो हेट्रोजाइगस ब्राउन तो ये दोनों, ये हेट्रो ये हेट्रो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/4 इंटू परसेंटेज निकाला तो 100. आंसर इज 50%. बस एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चन, और आते भी मैंने कहा ना एग्जाम में यही है, मोनोहाइब्रिड ही आता है एग्जाम. कभी कभी इन्हीं क्वेश्चनों को डिजीज से लिंक करके दे दिया जाता है. अगर डिजीज से लिंक वाला क्वेश्चन है, कर लोगे? चलिए एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं डिजीज वाले की. मैंने आपको डिजीज वाला नहीं समझाया, लेकिन हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. तरीके सब में यही रहेंगे ना, कोई अलग तरीका नहीं होता. लिखिए क्वेश्चन. इन ह्यूमन एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म इज एन, कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल, एक्स लिंक, वाई लिंक. तो अच्छे से आज याद कर लेना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. और ये याद होना भी चाहिए बेटे ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. आगे लिखिए. द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ normal parent, the first child of normal parent is albinic. The first child of normal parent is albinic. What will be the, what will be the percentage of, what will be the percentage of their second child, what will be the percentage of their second child to be, to be normal?
कितना आंसर आएगा? 25, 75? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, पहले तो इसका मतलब क्लियर करें। हमारे अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक तो होते बच्चों ये क्रोमोसोम 1 से लेके हम चलते जाए 22 और 1 से लेके 22, इन क्रोमोसोम को क्या ऑटोसोम नाम दे देते हैं। और रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम XX या XY। अब बच्चों जीन क्या ऑटोसोम पे हो सकती है? क्या कुछ जीन X पे भी होगी और कुछ जीन Y पे हो सकती है। जीन हमारे क्रोमोसोम पर देखा जाए तो 3 जगह हो सकती है, ऑटोसोम, X या Y। अगर कोई जीन ऑटोसोम पे है तो उसको कहते हैं ऑटोसोमल। अच्छा, X पे हो तो X लिंक्ड, Y पे हो तो, जैसे मैं कहता हूं ये डिजीज X लिंक्ड है, समझ जाओगे, मतलब उसकी जीन X क्रोमोसोम पे। अच्छा, Y लिंक्ड है मतलब Y पे। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिखा, डिजीज कौन सी? ऑटोसोमल। तो बताओ X पे है, Y पे है, ये जीन कहां है? ऑटोसोम। अच्छा, ऑटोसोम मेल फीमेल में अलग होते हैं से, तो हम दोनों में जीनोटाइप सेम ही लिखे। यहाँ मेल फीमेल के जीनोटाइप अलग नहीं लिखना है क्योंकि ऑटोसोम तो सेम होते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एक बड़ी अच्छी बात दी है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोम है तो हम कैपिटल ए या स्मॉल ए का यूज करेंगे। ये अलील तो आप सभी जानते हैं डोमिनेंट है, और ये अलील सभी जानते हो रिसेसिव। बताओ कौन सी डिजीज है? क्या लिखा है? रिसेसिव। तो ये जो रिसेसिव अलील है ना, ये डिजीज करेगा। तो कैपिटल ए अलील जो होगा वो नॉर्मल होगा। ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि हमेशा स्मॉल ए से डिजीज हो, कैपिटल ए से भी हो सकती है। अगर डोमिनेंट डिजीज है तो कैपिटल ए डिजीज करेगा। लेकिन हमने कौन सी डिजीज ली है? रिसेसिव। तो रिसेसिव अलील की वजह से डिजीज हो। अब यहां पर मेल और फीमेल में हम जीनोटाइप बनाए तो सेम बनेंगे, और ये जीनोटाइप 3 बन सकते हैं, ए स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल ए। सभी बच्चे बताइएगा, यहां पे पर्सन कैपिटल ए है तो क्या बनेगा? नॉर्मल। ये लिखना आना चाहिए। बताओ कैपिटल ए है तो क्यों, स्मॉल ए भी तो है लेकिन डोमिनेंसी है, तो डोमिनेंसी की वजह से नॉर्मल बनेगा। लेकिन इस नॉर्मल में क्या एक डिफेक्टिव एलील बैठा है? तो इन्हीं नॉर्मल को हम स्पेशली नाम दे देते हैं कैरियर। इसे बच्चों हम कैरियर कहेंगे। और स्मॉल स्मॉल है तो डिजीज, मतलब यहां पर ये डिजीज या ये अफेक्टेड होगा। यही बच्चों एक तरह से होगा एल्बिनिक, यही एल्बिनिक होता है। अब क्वेश्चन में अपनों से क्या कहा है, फादर और मदर दोनों ही नॉर्मल अफेक्टेड, क्या लिखा है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं भी दिया जाए तो आप नॉर्मल लेके ही चले, अपनी मर्जी से किसी में डिजीज नहीं कराना है ना। अगर उनको नॉर्मल कहा है तो नॉर्मल लेके चलेंगे। बताओ नॉर्मल है तो जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल है? आइदर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। सिमिलरली कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। अच्छा, इनमें से कौन सा सही है? हिंट दी है आपको, ये हिंट दी है कि इनका जो पहला बच्चा है, फर्स्ट चाइल्ड, एल्बिनिक है। क्वेश्चन में लिखा है कि पहला बच्चा एल्बिनिक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा एल्बिनिक, जीनोटाइप बोलो। अब दोनों स्मॉल ए में से एक कहां से आए? फादर से, एक मदर से। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, हमारे जो जीनोटाइप ये है, जो एक बार फिक्स हो गए, क्या वही रहेंगे? जीनोटाइप कभी चेंज नहीं होते। अपने अंदर जो एक बार जीनोटाइप आ गया वो वही का वही रहेगा। चाहे अपनी एज बढ़ती जाए तो अपने जीनोटाइप चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि नया बर्थडे आ रहा है 18 वाला तो 18 वाली जीन डाल देते हैं, नहीं। एक बार जो अपने अंदर जीन आ गई वही की वही रहेगी, जीन चेंज नहीं हो सकती। तो क्या इन पेरेंट्स का जब सेकंड बच्चा होगा क्या इनकी जीन बदल जाएगी? तो सेकंड बच्चे के टाइम पर भी इन पेरेंट्स का जीन तो यही रहेगा। मतलब ये पेरेंट्स में कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए ही रहेगा। मैं तो कहूं सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, किसी भी बच्चे की बात की जाए जीनोटाइप इनका यही रहेगा। अब जो इनका यहां पर चेकर बोर्ड बना के हम सोल्व करें तो इसमें यहां पर 4 का चेकर बोर्ड, ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। सभी बच्चे अच्छे से बताइएगा, नॉर्मल अफेक्टेड, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। तो बताओ नॉर्मल आने के चांस 3/4, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कितना परसेंट? 75%। अच्छा, यहां पर 75% चांस है कि इनका बच्चा नॉर्मल होगा, और अफेक्ट आने का चांस 25%, 25%। मतलब हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इनका बच्चा मैक्सिमम चांस से नॉर्मल होगा, लेकिन 25% चांस ये भी है कि अफेक्टेड होगा। अब यहां पर इनके बच्चे के नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 75%। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो सेकंड बच्चे की बात करी थी, तो ये पहला और ये दूसरा, दूसरा बच्चा तो ये है, तो ये तो हमेशा नॉर्मल ही आएगा। क्या ये बॉक्स बच्चे को बताता है? ये बच्चे को नहीं बताता है, ये केवल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, मैं कहता इनका पांचवा बच्चा नॉर्मल हो, उसके चांस। अब आप सोचोगे सर 1 2 3 4 ही बच्चे हो सकते, पांचवा कहां हो सकता है? हाँ, तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स केवल प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है।
आपसे मैं कहता पांचवा बच्चा नॉर्मल हो, जीनोटाइप प्रोबेबिलिटी 75। अरे पांचवा छठा किसी की बात की जाए आंसर यही रहेगी। अरे बात समझ में ना? तो ये नहीं सोचना कि ये बॉक्स से बच्चे को बताता है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने की यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछता अफेक्टेड बच्चे होने के चांस 25 और नॉर्मल के चांस 75। क्लियर? तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, नॉर्मल पूछा है अफेक्टेड पूछा है तो उसके हिसाब से आंसर बदल जाते हैं। अच्छा, मैं पूछता कैरियर बच्चे होने के चांस, हाँ 50। लिखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव। लिखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। कोई भी डिजीज दी जाए सब में तरीका सेम ही, ऑटोसोम होना चाहिए बस। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। आगे लिखिए अ नॉर्मल मेल हैज affected father. A normal male has affected father. This male is married with female whose father is also affected, but mother is homozygous normal. But mother is homozygous normal. Find out percentage of their child. Find out percentage of their child to be carrier of this disease. आंसर नहीं बोलना है, to be carrier of this. आप लोग के बच्चों अभी नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, है ना? यही लास्ट क्लास है ना? तो लास्ट क्लास अभी नहीं है। और कल का शेड्यूल एक बार जरूर देख के जाएं आप लोग, कल का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज है तो एक बार शेड्यूल जरूर देख लीजिए। इसका आंसर आ गया, कितना आंसर आएगा? 50%। यहां पर जो मेल है और फीमेल है, इसमें कहा गया कि मेल, बात सुनो, नॉर्मल है। मेल नॉर्मल है तो जीनोटाइप दो हो सकते हैं, आइदर बच्चों कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल है। अब इनमें से कौन सा सही है? कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल में से कौन सा सही है? इसके लिए हिंट क्या दी है कि इनके फादर अफेक्टेड है। बताओ जीनोटाइप स्मॉल है, क्या यहां से एक स्मॉल आएगा? ये नहीं हो सकता। अच्छा, फीमेल के बारे में कुछ नहीं कहा है, नॉर्मल अफेक्टेड कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या इसके जीनोटाइप आप निकाल सकते हो? क्वेश्चन में कहा है कि फादर अफेक्टेड मतलब स्मॉल, मदर होमोजाइगस नॉर्मल कैपिटल ए, और यहां से एक कैपिटल ए आएगा, यहां से एक स्मॉल आएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। जब इस चेकर बोर्ड को आप सोल्व करोगे तो आंसर बनेगा, चेकर बोर्ड बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब मैंने आपसे कौन सा पूछा? आपसे कैरियर। कैरियर मतलब एक तरह से ए स्मॉल है वाला, और ये बच्चों कैरियर है और ये कैरियर है, 2 है आउट ऑफ 4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज आ जाएगा 50%। ये जो मैं आपको डिजीज समझा रहा हूं, ये बच्चों मैंने डिजीज दी है रिसेसिव। एक बार बच्चों एग्जाम में डोमिनेंट डिजीज का क्वेश्चन आ गया, कर सकते हैं? एक क्वेश्चन हम डोमिनेंट का भी लेते हैं ना, क्योंकि एक बार डोमिनेंट के क्वेश्चन भी आ गया था। सबसे ज्यादा गलती बच्चों से डोमिनेंट में ही होती। तो लिखिए क्वेश्चन, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक
dystrophy is an autosomal, कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट, is an autosomal dominant disease, autosomal dominant disease. A normal male, a normal male is married with, a normal male is married with affected female, normal male is married with affected female whose father is also normal, whose father is also normal. Find out percentage of their child to be homozygous normal, to be homozygous normal. आंसर नहीं बोलना है, सोल्व करो. इसमें बच्चों ये कहा गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है. ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कैपिटल ए वाला, ये वाला बताइए, अफेक्टेड, और ये वाला हो जाएगा नॉर्मल. अब यहां पर कैपिटल है, नॉर्मल अफेक्टेड, अफेक्टेड, ये वाला अफेक्टेड, और ये वाला नॉर्मल. अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहां पर कैरियर कौन? तो एक बात ये नोटिस कर लीजिएगा, डोमिनेंट में कभी भी कैरियर नहीं होते, कैरियर हमेशा रिसेसिव में होते हैं. कभी भी डोमिनेंट डिजीज में कैरियर नहीं होते, और वो डोमिनेंट, वो रिसेसिव डिजीज कुछ भी हो. अगर बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स रिसेसिव है, कैरियर मिलेगा, लेकिन डोमिनेंट डिजीज है तो उसमें कैरियर नहीं मिलेगा. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉर्मल मेल है, बताओ नॉर्मल मेल जीनोटाइप स्मॉल है. अब यहां पर इसका क्रॉस किया गया अफेक्टेड फीमेल के साथ. अफेक्टेड का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है. दोनों में से कौन सा सही है? क्या हिंट दी है? कहा गया कि फादर नॉर्मल है, जीनोटाइप स्मॉल. यहां से एक स्मॉल है, यहां पहुंचेगा तो ये नहीं हो सकता. अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो यहां से स्मॉल है, यहां से कैपिटल है, स्मॉल है, सोल्व करेंगे. ए स्मॉल है, बताओ ये वाला तो अफेक्टेड और ये वाला नॉर्मल. मैंने क्या पूछा आपसे? क्या पूछा मैंने? नॉर्मल, लेकिन कौन सा वाला? होमोजाइगस. तो क्या ये होमोजाइगस नॉर्मली है? तो ये 1 है आउट ऑफ 2. इंटू 100 निकाले, परसेंटेज निकाले तो 50%, 50%. कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन. तो ऐसे घुमा फिरा के हम कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं. तो ऐसे डोमिनेंट डिजीज के क्वेश्चन आए तो वो भी आपको आना चाहिए. ये मोनोहाइब्रिड कोर्स, उससे रिलेटेड मैंने आपको हर तरह के न्यूमेरिकल भी समझा दिए, कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं. अगला पार्ट अब इसी में हम लेते हैं, और वो है मोनोहाइब्रिड के बाद नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं डायहाइब्रिड. डायहाइब्रिड कोर्स बच्चों उस कोर्स को कहेंगे जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स ले या 4 ट्रेड्स लेकर स्टडी करें. 2 कैरेक्टर्स या 4 ट्रेड्स की साइमल्टेनियसली स्टडी करना, उसी को हम डायहाइब्रिड कोर्स कहते हैं. ये तो हो गया ना कंप्लीट. अगर हम 2 कैरेक्टर ले और 4 ट्रेड्स की साइमल्टेनियसली स्टडी करें तो उसे हम डायहाइब्रिड कोर्स कहते हैं.
आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर लिए। इन दो कैरेक्टर में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, और ये जो फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया है, ये ले लिया है मैंने सीड का शेप, और अगला कैरेक्टर मैंने लिया सेकंड कैरेक्टर, और वो लिया है सीड का कलर। दो तरह के कैरेक्टर लिए, एक में सीड शेप लिया, एक में सीड कलर लिया। अब इन दोनों कैरेक्टर को साथ साथ स्टडी करें, इसको और इसको साथ साथ स्टडी करें तो उसी को उसको कहा जाता है डायहैबिट। अब बच्चों जब हमें डायहैबिट कोर्स करना है तो ध्यान दीजिएगा, मेंडल ये डायहैबिट कोर्स करना क्यों चाहता था, पर्पस क्या था। मेंडल का सबसे मेन पर्पस ये था कि जब ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाएगा, पेरेंट्स से जब ये कैरेक्टर बच्चों में जा रहा होगा, तो इस दूसरे वाले कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है, इसके साथ कोई इंटरेक्शन करता है या नहीं करता है, ये जानना चाहते थे। मतलब जब ये अगली जनरेशन में जा रहा होगा तो ऐसा तो नहीं कि इसके साथ कोई इंटरेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ये चेक करना चाहते थे। मेंडल ने जब पूरा डायहैबिट कोर्स परफॉर्म किया तो उन्हें पता चला कि इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये कैरेक्टर अपने रास्ते जाएगा और ये कैरेक्टर अपने रास्ते जाएगा। अच्छे से बताना, इंटरेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। तो बताओ, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड, इंडिपेंडेंट, और इसी बेसिस पे एक लॉ बनाया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बच्चों यहां पर हम 2 कैरेक्टर्स दे रहे हैं, मेंडल ने इसे 7 कैरेक्टर लिए। अगर मैं 7 कैरेक्टर के ऐसे डायहैबिट कोर्स बनाता जाऊं तो टोटल डायहैबिट कोर्स 21 बनते। लेकिन मैंने एक बात समझाई थी, मेंडल ने सारे 21 डायहैबिट कोर्स नहीं किए। उसने बच्चों जितने भी डायहैबिट कोर्स किए थे, ऐसे कोर्स किए थे जिनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थी। कुछ याद है सर? अगर मेंडल सारे 21 डायहैबिट कोर्स कर लेता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता। वो बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझा नहीं पाता, या हो सकता है लिंकेज को डिस्कवर कर लेता, लेकिन ज्यादा चांस है कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फेल हो जाता है। हम यहाँ पर जो कैरेक्टर ले रहे हैं वो वही ले रहे हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे। बताइए, सीड का शेप ये होता है क्रोमोसोम नंबर 7, और सीड कलर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ये कौन से पे 7 क्रोमोसोम, और ये फर्स्ट, सेम क्रोमोसोम या अलग अलग। तो हम अलग अलग क्रोमोसोम पर जो जीन बैठी है उन्हीं को हम स्टडी करने जा रहे हैं। अगर बच्चों हम सीड के शेप की स्टडी करें तो इसमें 2 तरह के ट्रेड बनते हैं। एक तो बनता है सीड शेप में राउंड, और दूसरा व्रिंकल्ड। आप ही बताना डोमिनेंट कौन। तो इसके लिए हम कैपिटल आर लेंगे, इसके लिए हम स्मॉल आर। अच्छा, सीड कलर में एक तो बनेगा येलो और दूसरा बनता है ग्रीन। डोमिनेंट येलो को हम कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्या यहां क्रॉस कर सकते हैं? क्रॉस करके सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई भी क्रॉस करते हैं, पेरेंट्स हमेशा क्या प्योर लिए जाते हैं? तो यहां पर हम क्रॉस करेंगे, उसमें प्योर राउंड और येलो का क्रॉस करवाएंगे प्योर व्रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। क्या ये क्रॉस आप करा सकते हो? सबसे पहले मुझे आप लोग जीनोटाइप बताइए। प्योर राउंड कैपिटल आर येलो के लिए, व्रिंकल के लिए स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्या ये क्रॉस किया जा सकता है? जब ये क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले पेरेंट्स का क्रॉस करना है, तो यहां से गैमीट बनाया जाए। बताओ कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? हाँ, एक बनेगा, और वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगर गैमीट नहीं बनाना आता तो याद करो, फोर्थ लाइन मेथड। पहला पेयर होमो हेट्रो, तो सीधी लाइन आर। अगला पेयर सीधी लाइन वाई। क्या आर वाई एक ही तो बनेगा? बताओ इधर से कितना बनेगा? क्या स्मॉल आर बनेगा? जैसे पेरेंट्स का क्रॉस कराएंगे, अब जो जनरेशन बनेगी उस जनरेशन को हम कह देंगे पेरेंट के क्रॉस से बन गई F1। बताओ F1 का जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सभी बच्चों बताना, आर से राउंड और वाई से, तो क्या राउंड येलो आएगा? ये राउंड येलो सोच समझ के आंसर देना। दोनों पेरेंट के सिमिलर है या एक है? मेंडल की यही खासियत थी, उसने यही कहा था F1 जनरेशन किसी एक के सिमिलर होती है। तो यहां F1 जनरेशन इस पेरेंट के सिमिलर है, इसके सिमिलर नहीं। F1 एक के सिमिलर होती है। अब बच्चों F1 से F2 लाना है, क्या करें? क्या सेल्फिंग कराई जा सकती है? जब बच्चों यहां सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग कराते ही आप लोग सभी जानते हैं सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस, मतलब आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। क्या क्रॉस किया जा सकता है? बताओ इधर से कितने गैमिट? 4। क्या वो आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई ये बनेंगे? नहीं, ये नहीं बनेंगे। ऐसी गलती नहीं करना है। सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं। वो क्या करते हैं,
इन चारों को अलग अलग लिख देते हैं, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, इससे गैमिट बनाएंगे तो पहले बताओ, हेट्रो तो क्या बना दो, फॉर्क। अगला वाला हेट्रो तो फॉर्क। अब बताओ गैमिट, पहला बोलो कैपिटल आर, बोलो बोलो कैपिटल वाई। अगला कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। बताओ इधर से कितने गैमिट बने, 4। इधर से यहां भी 4 बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या ये चेकर बोर्ड बनेगा? कितने का? 16 का। वो 16 का चेकर बोर्ड हमें बनाना है। पहले कुछ बातें लिखो बता। देखिए डायबिटिकोस का मतलब स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स ऑब्लिक, स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स ऑब्लिक फोर ट्रेट्स, टू कैरेक्टर्स ऑब्लिक फोर ट्रेट्स एट ए टाइम। आगे लिखिए। मेंडल परफॉर्म्ड डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल परफॉर्म्ड डायहाइब्रिड क्रॉस to know the any interaction, to know the any interaction among the character, to know the any interaction among the character during the inheritance, to know the any interaction among the character during the inheritance. Second, Mendel never performed all 21, Mendel never performed all 21 hybrid cross, never performed all possible 21 dihybrid crosses of 7 characters. सेवन कैरेक्टर के उसने सारे परफॉर्म नहीं किए। अब बच्चों आप क्या करना, इसमें से ये वाला लिखो फटाफट और ये लिखिएगा। यहां पर अब जो ये चेकर बोर्ड बनेगा कितने का बनेगा, 16। ये जो चेकर बोर्ड है, इस चेकर बोर्ड में यहाँ क्या क्या लिख सकते हो आप लोग, ये आप लोग को खुद को लिखना है। पूरा चेकर बोर्ड आपको ही कंप्लीट करना है। और इस चेकर बोर्ड में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, वो घर से आपको लिख के रहेंगे। और लिख लो कितना सा एनसीईआरटी में आज घर जाके पूरा मोनोहाइब्रिड कोर्स पढ़ना है। एनसीईआरटी में अब ये पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहां से बच्चों पूरा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यहां से लेके ये पूरा सातों कैरेक्टर, ये सब कुछ आपको रीड करना है यहां तक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक।
तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक का पूरा पार्ट आप रीड करिएगा और बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा भारी भरकम बातें नहीं लिखी है, तो बहुत इजी वे में लिखा है, तो आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा। अगली क्लास में इसके, ये तो थोड़ी देर में फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो तो आप कैसे लिख के लाएंगे, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे, फिर आगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कोडोमिनेंसी वो सब पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।